है सिविल इंजीनियरिंग चैनल। तो हमने बिल्डिंग मटेरियल्स टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर हमने पिछले लेक्चर में सीमेंट, कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन प्रोसेस, हाइड्रेट्स और उसके बाद दो तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस हमने देख लिए थे। अब हम पढ़ेंगे आज अपने लेक्चर में टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। तो जो पहली टाइप ऑफ सीमेंट हम पढ़ेंगे वो है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट, इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो पोर्टलैंड है ये इंग्लैंड में एक जगह का नाम है जहाँ पे ये सीमेंट पाई गई थी। पोर्टलैंड का अर्थ होता है इट रिजेम्बलेंस कलर आफ्टर सेटिंग, मतलब सेट होने के बाद ये कलर शो करेगी। तो पोर्टलैंड का मतलब एक कलर, एक प्रकार के कलर से ही है। ठीक है, सीमेंट सेट होने के बाद एक कलर शो करेगी। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट है। अब इसके अंदर तीन तरह के ग्रेड होते हैं, इसको हमने फर्दर क्लासीफाई कर रखा है तीन ग्रेड्स में, 33, 43 एंड 53। तीन तरह की ग्रेड में हमने इसको आगे फर्दर क्लासीफाई कर रखा है। ये जो 33, 43 एंड 53 है, ये क्या है? ये है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो किसके अंदर नापी गई है वो है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। इसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं, OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी हम इसको बोल देते हैं। तो जो ये ग्रेड 33 है, ग्रेड 43 है और ग्रेड 53 है, ये किस कोड के अंदर आती है? तो ये आती है इंडियन स्टैंडर्ड 269-1989। ये सबके IS कोड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, IS। और ग्रेड 43 है वो 8112-1989, और जो 53 है वो है 12669-1987। ठीक है, जो हायर ग्रेड्स हैं, ग्रेड 43 एंड ग्रेड 53, इसके अंदर गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन यूज होता है। गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन, गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन होगा इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज़ की है। मतलब एक बार उसको प्लेस कर देते हैं सीमेंट को अपने स्ट्रक्चर के अंदर, फिर 28 दिन बाद जो इसकी स्ट्रेंथ है वो ये है 33, 43 एंड 53। ग्रेड 33 का मतलब 28 दिन बाद 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसके फर्दर टेस्ट के बारे में, मतलब इसको किस किस टेस्ट में इसके कौन कौन से रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ हम बताएंगे मेथड ऑफ टेस्टिंग, मेथड ऑफ टेस्टिंग। फिर हम आगे लिखेंगे ग्रेड, कौन से ग्रेड, यहाँ 33 की वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ 43 की और आगे 53 की। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहली है फाइननेस। फाइननेस हमें पता ही है कितना फाइन पार्टिकल है, कितना छोटा है, वो फाइननेस हो जाएगी। अब फाइननेस को हम चेक किससे करते हैं? उसके लिए अपरेटस होता है हमारा ब्लेम एयर परमिएबिलिटी। ब्लेम एयर परमिएबिलिटी में हम इसको चेक करते हैं, और जो इसकी फाइननेस है वो तीनों टाइप की ग्रेड के लिए 225 ही आती है, 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है,
जो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी, सेकंड, वो है साउंडनेस। साउंडनेस का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सीमेंट, ये होती है साउंडनेस। इसको हम किससे चेक करते हैं? इसके लिए हमारे पास दो तरीके के अपैरेटस होते हैं। पहला होता है ली चेटेलियर अपैरेटस, और एक होता है हमारे पास ऑटोक्लेव। तो ली चेटेलियर अपैरेटस में हमारे पास जो साउंडनेस की वैल्यू होती है वो 10 mm आती है तीनों केस में, और जो ऑटोक्लेव में जो आता है वैल्यू 0.8%। इन सारे टेस्ट को अपन आगे जाके अगले लेक्चर में ही कवर अप करेंगे। इन सारे जैसे ब्लेमियर हुआ, ली चेटेलियर अपैरेटस हुआ, ऑटोक्लेव हुआ, इन सारों को हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ओपीसी के लिए इनकी वैल्यूज़ लिख रहे हैं, आगे जाके ये सब कुछ डिस्कस होगा। तो थर्ड है हमारा सेटिंग टाइम, सीमेंट को सेट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम और एक हमारा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो अपैरेटस यूज़ करना होता है वो होता है विकेट अपैरेटस। और इसमें जो इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम है वो आती है 30 मिनट, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 600 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, कौन सी सीमेंट की? ओपीसी सीमेंट की। जो फोर्थ टाइप है हमारा, इसमें आती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम पहले नोट करेंगे 3 डेज, 3 दिन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ दे रहा है, फिर 7 डेज में कितनी दे रहा है, और 28 डेज में कितनी दे रहा है। तो ग्रेड 33 है तो 28 डेज में तो फिक्स है 33, इसकी 43 और इसकी 53। हमें ये वैल्यू है कि 3 दिन के लिए ये होती है 16, 22, और ये होती है 28, 33, और ये होती है 27, 37। ये जो सारी वैल्यूज़ है वो न्यूटन पर mm² में है। तो 7 डेज स्ट्रेंथ ग्रेड 33 के लिए 22 न्यूटन पर mm², 3 डे स्ट्रेंथ ग्रेड 53 के लिए 27 न्यूटन पर mm², और हम कह सकते हैं कि ग्रेड 43 के लिए 28 डेज की स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर mm²। तो ये हमारे पास अलग टाइप की इतने सारे हमारे टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, और इनकी ये वैल्यूज़ आएगी ओपीसी के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हाई ग्रेड कंक्रीट में कौन कौन आते हैं? 43 एंड 53 हाई ग्रेड सीमेंट के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस है? ये क्या करते हैं? रिड्यूस श्रिंकेज क्रैक्स, अच्छी स्ट्रेंथ है इसलिए इसके अंदर क्रैक्स कम होंगे। फिर ये अर्ली स्ट्रेंथ दे देती है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए 28 एंड 27, बल्कि इसकी 16 ही थी। तो ये हाई ग्रेड कंक्रीट्स में आता है 43 एंड 53, ये 33, ये थोड़ा तो कम है। तो हाई ग्रेड के यूज़ करने के लिए हमें ये चीज़ें होती है। फिर इसके अंदर होती है लो परसेंटेज ऑफ एल्कलीज, क्लोराइड्स, मैग्नीशिया। ये अगर कम होगी तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मोर ड्यूरेबल बन जाएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो इसकी फाइननेस है वो भी ज़्यादा होती है।
जिसकी वजह से वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। जिसकी वजह से वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमारे पास हाई ग्रेड कंक्रीट को यूज़ करने के लिए कौन कौन से एडवांटेज हो गए? ये क्रैक्स को कम करता है, स्ट्रेंथ को जल्दी देता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और वर्केबिलिटी बढ़ाता है। तो ये हाई ग्रेड कंक्रीट को यूज़ करने के लिए हमारे पास एडवांटेजेस हैं। तो सेकंड टाइप की जो हमारे पास सीमेंट आती है ओपीसी के बाद, वो आती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो इसका जो हमारा आईएस कोड है वो है 8041। आईएस 8041 किसका है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है? हम ओपीसी के अंदर, ओपीसी हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसमें C3S की मात्रा हम बढ़ा देंगे, C2S को हम कर देंगे कम और फाइननेस कर देंगे हम इंक्रीज। तो जो हमारे पास जो सीमेंट निकल के आएगी वो हमारे पास होगी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब C3S है, C3S क्या करता था? स्ट्रेंथ दे देता था अर्ली डेज के अंदर। अर्ली डेज में दे रहा है तो रैपिड हार्डनिंग हो रही है। हार्डनिंग क्या होता था? स्ट्रेंथ भी देता था और सेट भी करता था। तो रैपिड हार्डनिंग का मतलब C3S जो था वो जल्दी स्ट्रेंथ दे रहा था, इसलिए हम C3S की मात्रा बढ़ा देंगे, C2S को कम कर देंगे। C2S तो लेटर डेज के अंदर स्ट्रेंथ दे रहा था, और फाइननेस बढ़ जाएगी तो फिर हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होती है, हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगी और हमें स्ट्रेंथ जल्दी मिलने लग जाएगी। तो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट फॉर्म होती है ऐसे। ठीक है, ये जो है हमारी मास कंक्रीट में यूज़ नहीं होती, मास कंक्रीट वर्क्स में यूज़ नहीं होती। बड़े बड़े कंक्रीट कामों के लिए हम इसको यूज़ में नहीं ले सकते, नहीं ले सकते इसको मास कंक्रीट वर्क्स में। क्यों? क्योंकि इसकी, अभी मैंने बोला कि फाइननेस बहुत ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने के कारण जब इसमें टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे, एक बार टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, फिर उसके बाद जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा उस टाइम क्या हो जाएंगे, हमारे सीमेंट के अंदर क्रैक्स फॉर्म हो जाएंगे। तो हमारा जो कंक्रीट है वो डिटोरिएट होने लग जाएगा। इसीलिए इसको हम मास कंक्रीट वर्क्स में यूज़ नहीं कर सकते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसकी जो 1 डे स्ट्रेंथ है, इसकी जो 1 डे स्ट्रेंथ है वो ओपीसी के 3 दिन के स्ट्रेंथ के बराबर है। इसकी जो पहले दिन की स्ट्रेंथ है वो 3 दिन की ओपीसी की स्ट्रेंथ के बराबर है। जैसे हम ग्रेड 33 की बात करें तो उसका 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ये 3 दिन की स्ट्रेंथ थी ओपीसी की। तो जो हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसकी एक दिन की ही स्ट्रेंथ 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। तो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, फिर इसमें क्या आती है कि इसकी जो वर्केबिलिटी है वो ओपीसी के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसकी जो वर्केबिलिटी है वो भी ओपीसी के मुकाबले ज़्यादा होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। इसकी जो कॉस्ट है वो भी 10% ज़्यादा होती है ओपीसी से, 10% ज़्यादा होती है ओपीसी से जो इसकी कॉस्ट है। अब जब C3S की मात्रा ज़्यादा है, C2S की मात्रा कम है और ये स्ट्रेंथ भी अच्छी है इसकी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट है। रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट, फायर अटैक्स ये आराम से झेल देगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इसकी वर्केबिलिटी भी अच्छी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये फायर अटैक्स को भी रेजिस्ट कर देगा आराम से। इसको हम कहाँ यूज़ में लेते हैं? तो फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम यूज़ लेते हैं जहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स के अंदर हमारे लोड्स लग रहे हो, जैसे हमारे रोड्स हुए, ब्रिजेस हुए। हम इस सीमेंट को यहाँ यूज़ लेते हैं जहाँ पे कम समय के लिए लोड अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट सेम एज ओपीसी, और जो इसका फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे या फिर बोल दो 600 मिनट।
ये भी ओपीसी के बराबर है। तो मैंने अभी बताया इसकी 1 डे स्ट्रेंथ कितनी थी, 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी। ग्रेड 33 के लिए देखेंगे तो 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी 1 डे स्ट्रेंथ हो जाएगी। और इसकी जो 3 डे स्ट्रेंथ है वो पहुंच जाएगी 27.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि ओपीसी की 3 दिन की स्ट्रेंथ क्या थी, 16। ओपीसी की 3 दिन की स्ट्रेंथ 16 थी और ओपीसी की 7 डेज की स्ट्रेंथ 22 ही थी। तो हम कह सकते हैं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और वो फायर अटैक्स भी यहाँ जैसे लिखा है आराम से झेल लेगा। ठीक है, फिर जो अगली प्रकार की सीमेंट आती है हमारे पास, जो हमारे पास अगली टाइप की जो सीमेंट है वो है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ERHC। इसमें हम क्या करते हैं, जो इसमें हम ये करते हैं कि जैसे हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है, जो हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, हम उसके अंदर 2% कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, CaCl2। CaCl2 क्या करता है 2%? पहली बात, क्विक सेटिंग। एक तो पहले से ही रैपिड हार्डनिंग है, उसमें और ज़्यादा क्विक सेटिंग, तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हो जाएगी। ऊपर से ये हार्डनिंग प्रॉपर्टीज भी शो करता है। सेटिंग में तो ओनली सेटिंग ही करता है, स्ट्रेंथ नहीं देता, लेकिन हार्डनिंग के अंदर ये स्ट्रेंथ भी देता है। तो ये हार्डनिंग प्रॉपर्टीज भी शो करता है कैल्शियम क्लोराइड। और इसमें क्या होता है, श्रिंकेज बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव श्रिंकेज। एक्सेसिव श्रिंकेज की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सलरेट हो जाएगी। स्ट्रेंथ इसको बहुत जल्दी मिल जाएगी। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एक्सलरेट। जितनी ज़्यादा श्रिंकेज वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जल्दी मिल जाती है। तो ये CaCl2 का काम होता है। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इतनी ज़्यादा रैपिड होती है कि उसकी मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग और उसकी प्लेसिंग, ये सारा काम 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। 10 मिनट के अंदर वो पूरी की पूरी सेट हो जाती है। तो हम इसको कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन में यूज़ लेते हैं। कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन में हम इसको यूज़ लेते हैं। और इसकी जो 1 डे स्ट्रेंथ है और इसकी जो 7 डे स्ट्रेंथ है, 1 डे स्ट्रेंथ तो 25% ज़्यादा है ओपीसी से, और 7 डेज स्ट्रेंथ 20% ज़्यादा है ओपीसी से। 1 डे स्ट्रेंथ 25 और 7 डे स्ट्रेंथ 7 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी कितनी थी, 22 थी। ये किसकी थी, ओपीसी की। तो इससे 20% ज़्यादा हो जाएगी 7 दिनों बाद एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ। मतलब स्ट्रेंथ तो ज़्यादा ही मिल रही है हमें। इस सीमेंट को हम कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कहते हैं। जो अगली टाइप की जो सीमेंट है हमारे पास, जो नेक्स्ट टाइप की हमारे पास जो सीमेंट है वो है हमारी हाई एल्यूमिना सीमेंट। जो थर्ड टाइप की सीमेंट है वो हमारी है हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसका जो IS कोड है वो है 6452, IS 6452। अब इसके अंदर एक बात है कि इसके अंदर C3A जो सेलाइट है वो हाई नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। C3A इज़ नॉट प्रेजेंट। C3A जब इसके अंदर नहीं है तो C3A की हमें पता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा थी। C3A की हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण उसके अंदर सल्फेट अटैक्स बहुत ज़्यादा थे। तो फिर इसके अंदर C3A ही नहीं है तो इसके अंदर सल्फेट अटैक भी नहीं है। अब जब इसके अंदर सल्फेट अटैक नहीं है तो हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ सल्फेट अटैक का कोई खतरा नहीं। तो हम इसको अंडर वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसका जो कॉम्पोजिशन है
हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो कंपोजिशन है तो वो कुछ इस टाइप से है, Al2O3.TiO2। इसको हम बॉक्साइट भी बोल देते हैं। 43.5% के आसपास होता है ये। और आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं, जो आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, टोटल मिला के लगभग 13.1% के आसपास है। जो इसके अंदर लाइम है, लाइम का जो कंटेंट है वो 37.5% होता है। SiO2 सिलिका, सिलिका की कंटेंट इसमें 3.8% होती है। और मैग्नीशिया MgO, इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी वैल्यू है वो 0.3% के आसपास हम इसको लेते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड को हम 0.4% के आसपास। फिर हम इसमें इनसॉल्युबल मटेरियल्स भी लेते हैं 1.2%, और ये ले लेते हैं। इसकी जो ये है इसका कॉम्पोजिशन हमारी हीट हाई एल्यूमिना सीमेंट के अंदर। हाई एल्यूमिना कैसे है, क्योंकि इसके अंदर हम बॉक्साइट यूज़ लेते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होती है, एल्यूमिनियम की ही और होती है ये Al2O3.TiO2, जो कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ लेते हैं। इसकी जो 1 डे स्ट्रेंथ है, इसकी जो 1 डे स्ट्रेंथ है वो 30 Nm/mm² है। और जो इसकी 3 डे स्ट्रेंथ है, 3 डे स्ट्रेंथ वो 35 Nm/mm² है। तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ये हाई एल्यूमिना सीमेंट की भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। फिर इसकी जो फाइननेस है, फाइननेस OPC सीमेंट के लिए क्या होती थी, 225। इसकी जो फाइननेस है वो 225 से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन मतलब इसकी जो साउंडनेस है वो लेस देन 5 mm है। OPC के लिए कितनी होती थी, 10 mm। इसको हम प्री कास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट को। और ये सीमेंट किसी और सीमेंट के अंदर मिक्स नहीं की जा सकती, नॉट बीन मिक्सड विद अदर सीमेंट्स। ये जहाँ यूज़ होगी अकेली ही यूज़ होगी, इसको हम किसी और सीमेंट के साथ यूज़ में नहीं ले सकते। अब जो नेक्स्ट टाइप की जो हमारे पास सीमेंट आती है, नेक्स्ट टाइप की जो सीमेंट है हमारे पास 5 नंबर की, वो है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ये हमारी अगली टाइप की सीमेंट है। इसका जो IS कोड है 12330, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। अब सल्फेट अटैक है, वो रजिस्ट कर रहा है। सल्फेट अटैक रजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है, जो सल्फेट अटैक कौन देता था, C3A। इसकी हीट ऑफ एडिशन बहुत ज़्यादा थी, हम इसकी अमाउंट कम कर देंगे। इसकी अमाउंट जैसे ही कम करेंगे तो ये सल्फेट को रजिस्ट करने वाली सीमेंट बन जाएगी। हम इसमें C3A की मात्रा तो कम करेंगे, लेकिन फाइननेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फाइननेस बढ़ा देंगे OPC के मुकाबले। फिर जो इसकी सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम कौन कौन से, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ये दोनों के दोनों OPC से मैच करते हैं, सेम ही होते हैं, OPC के बराबर है। इसकी जो 3 डे स्ट्रेंथ है वो 10 के बराबर है। 7 डे स्ट्रेंथ इसकी 16 है, और 28 डेज स्ट्रेंथ इसकी 33 है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी 28 डे स्ट्रेंथ है वो तो बराबर है, लेकिन जो इसकी अर्ली स्ट्रेंथ है, अर्ली स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम है। अर्ली स्ट्रेंथ कम होने का कारण यही है कि ये सल्फेट रेजिस्टिंग है। अगर इसकी स्ट्रेंथ उस टाइम ज़्यादा हो जाती तो ये सल्फेट अटैक्स हो जाते इसके ऊपर, क्योंकि C3A क्या करता है, जल्दी से जल्दी रिएक्शन करता है, हीट ऑफ एडिशन की ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बन गई, क्योंकि इसके अंदर C3A की मात्रा कम है। इसको हम, अब ये सल्फेट रेजिस्टिंग है तो हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सी वाटर, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जो हमारी अगली टाइप की जो सीमेंट आती है, हमने 5 टाइप की पढ़ ली। अब जो छठे टाइप की सीमेंट आती है वो हमारी आती है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इसका जो IS कोड है IS 455 है।
इसमें क्या होता है, इसमें हमारे होते हैं स्लैग। स्लैग क्या है, स्लैग इज अ ऑक्साइड ऑफ लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो हम सीमेंट के अंदर जब स्लैग मिला देंगे तो वो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट हो जाएगी। हम ओपीसी में इसमें क्या करेंगे, ओपीसी जो है हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो मैंने बताया था कंपोनेंट ऑफ सीमेंट के अंदर हमारे क्या क्या थे, सिलिका था, एल्यूमिना था, लाइम था, आयरन ऑक्साइड था और मैग्नीशिया था। हमारे पास ये ओपीसी के अंदर थे। तो हम इसमें क्या करेंगे, लाइम की मात्रा कम कर देंगे, SiO2 की मात्रा हम बढ़ा देंगे और Al2O3 की मात्रा भी हम बढ़ा देंगे ओपीसी के मुकाबले। तो हम इनका चेंज करेंगे तो ये स्लैग की तरह बन जाएंगे और ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कहलाएगी। ये हाई सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है, हाई सल्फेट रेजिस्टिंग। तो हम इसको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो स्लैग की जो कंटेंट होती है, जो स्लैग कंटेंट होता है वो 25 से 65% हम इसमें लेते हैं। 25 से 65% तक हम स्लैग लेते हैं, ओनली स्लैग। फिर इसकी जो साउंडनेस है, साउंडनेस जो इसकी है वो 10 mm 0.8%। ये लीचेटेड एपेटस और ये ऑटोक्लेव एपेटस दोनों से कम होती है। ये ओपीसी के लिए थी, इन दोनों से कम होती है साउंडनेस पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है क्योंकि सल्फेट रेजिस्टिंग है, तो सीधा सा मतलब है कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो गई। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, इसका मतलब हम इसको मास कंक्रीट वर्क्स में यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको डैम्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर जो अगले टाइप की हमारे पास सीमेंट है 6 नंबर की सीमेंट, वो है हमारी सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट। सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट, इसका जो IS कोड है वो है 6909। अब इसके अंदर क्या होता है, हम पोर्टलैंड सीमेंट में इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है सुपर सल्फेटेड सीमेंट की, पोर्टलैंड सीमेंट की, उसमें होती है 80 to 85%। 80 to 85% तो हमारे ग्रेनुलेटेड स्लैग होते हैं। फिर इसके अंदर हम ऐड करते हैं 10 to 15% ऑफ CaSO4। फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं 5%, ओनली 5% पोर्टलैंड सीमेंट का जो क्लिंकर बनता है, पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर। तो ये इसका कॉम्पोजिशन है 80 to 85% ग्रेनुलेटेड स्लैग, 10 to 15% CaSO4 एंड 5% पोर्टलैंड क्लिंकर। इसमें जो C3A की जो कंटेंट है वो लेस देन 3.5% हम इसमें यूज़ करते हैं। ये वाटर रेजिस्टेंस है, ये सीमेंट जो है ये वाटर रेजिस्टेंस है। और ये एयर रेजिस्टेंस एंड फायर रेजिस्टेंस, ये दोनों तरीके के रेजिस्ट कर सकती है। ओपीसी के मुकाबले ठीक ठाक परफॉर्मेंस ये दे देती है, सेटिस्फैक्ट्री रेजिस्टेंस देती है एयर और फायर के अलावा। लेकिन वाटर रेजिस्टेंस जो है वो ओपीसी से ज़्यादा देती है और फायर एंड एयर ये ओपीसी के मुकाबले कम देती है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे देती है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, इसलिए ये मास कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जा सकती है, डैम्स में यूज़ की जा सकती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, इसका मतलब सल्फेट रेजिस्टेंस होगी, तो ये सल्फेट रेजिस्टेंस हो गया। ये यूज़ नहीं की जा सकती फ्रीजिंग एंड थोविंग के केस में।
फ्रीजिंग एंड थॉविंग मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी। फ्रीजिंग एंड थॉविंग जहाँ हो गई हम उसको यूज़ में नहीं लेंगे, ठीक है। जहाँ पे मॉइस्चनिंग एंड ड्राइंग ज़्यादा हो रही हो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे मॉइस्चनिंग एंड ड्राइंग ये भी ज़्यादा हो वहाँ पे भी हम अपनी सीमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। कौन सी सीमेंट को? सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट को हम वहाँ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जो हमारे पास अगले टाइप की जो सीमेंट है, अब जो इसकी जो 3D स्ट्रेंथ है, इसकी जो 3D स्ट्रेंथ, फिर आती है इसकी 7 डे स्ट्रेंथ, और फिर आती है इसकी 28 डे स्ट्रेंथ। ये कितनी कितनी है? तो 3D स्ट्रेंथ इसकी 15 न्यूटन पर mm², 7 डे स्ट्रेंथ 22 और 28 डेज की 30 लगभग सेम ही लग रही है OPC के मुकाबले। इसकी जो फाइननेस है वो 400 है, 400 मीटर² पर kg। OPC की कितनी थी? 225, तो बहुत ज़्यादा है फाइननेस इसकी। इसका एक्सपेंशन 5 mm से भी कम है, 5 mm से कम है। OPC के लिए 10 mm होती थी। इनिशियल सेटिंग टाइम IST इसका 30 मिनट से ज़्यादा है, और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 10 घंटे से पहले आ जाता है, ठीक है। ये सल्फेट रेजिस्टेंट है, इसलिए हम इसको अंडर वाटर रिकंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। जो अगली टाइप की हमारे पास सीमेंट है वो है लो, जो हमारी 7 नंबर की है वो है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट IS कोड 12600। अब लो हीट सीमेंट है हमारे पास, अगली लो हीट सीमेंट है। इसका मतलब C3A की मात्रा तो कम हो गई, क्योंकि C3A की हीट ऑफ एडिशन बहुत ज़्यादा थी। C3S की भी हीट ऑफ एडिशन ज़्यादा होती है तो हम उसको भी कम कर लेंगे। C2S की ठीक ठाक कम होती है तो हम उसको बढ़ा देंगे। मतलब हम वही चेंजेस करेंगे, जहाँ पे हीट ऑफ एडिशन ज़्यादा हो रही थी उनको कम कर देंगे, जहाँ कम थी उनको ज़्यादा कर देंगे उसका अमाउंट। तो हमारे पास जो सीमेंट निकल के आएगी OPC से वो आएगी लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ये मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। मास कंक्रीटिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, सीधी सी बात है। जितनी ज़्यादा हीट ऑफ एडिशन उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितनी कम हीट उतनी ही कम स्ट्रेंथ। इसकी जो IST है इनिशियल सेटिंग टाइम वो 1 घंटा है, और जो इसका फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे है। 1 घंटा में 60 मिनट। OPC की कितनी थी? 30 मिनट, तो इसकी ज़्यादा है। इसकी जो 7 डे स्ट्रेंथ है और इसकी जो 28 डे स्ट्रेंथ है, 7 डे स्ट्रेंथ इसकी है 27 न्यूटन पर mm², और इसकी 28 डेज स्ट्रेंथ 31 न्यूटन पर mm²। इसकी जो फाइननेस इसकी 320 मीटर² पर kg, 225 होती थी OPC के केस में। साउंडनेस इसकी 10 mm से कम, एंड ऑटोक्लेव में 0.8% से भी कम। फिर अगली आती है हमारे पास सीमेंट, जो अगली टाइप की सीमेंट है 8 नंबर की, वो है हमारी पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, इसका जो IS कोड है वो है IS 1489 पार्ट 1। ये हमारे पास पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। अब जो ये जो पोज़ोलाना है, पोज़ोलाना क्या है? पोज़ोलाना है वॉल्केनिक पाउडर। वॉल्केनिक के केस में जब इरप्शन होता है उस टाइम जो ऐश बनती है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं पोज़ोलाना, वॉल्केनिक पाउडर, ठीक है। ये क्या होती है, किन किन चीज़ों से बनी होती है? ब्रंट क्ले,
जली हुई मिट्टी, शेल एंड क्ले, फ्लाई ऐश, इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ये जो चीज़ें हैं ये सीमेंटस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, ये सीमेंट वाली प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, लेकिन जब इसको हम इन चीज़ों को हम लाइम के अंदर मिला दें तो जो ये मिल के जो नई चीज़ बनेगी वो सीमेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करेगी। उसी को हम बोल देते हैं पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि सीमेंटस प्रॉपर्टीज़ को शो कर जाती है। जब ब्रंट क्ले, सेल और फ्लाई ऐश जब हम लाइम में मिला देंगे तो जो ये सीमेंट बनेगी ये पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बनेगी। इसकी जो 7 डे स्ट्रेंथ है वो 22 है और 28 डेज स्ट्रेंथ इसकी 31 है। इसकी जो फाइननेस है वो 300 से ज़्यादा है, 300 मीटर स्क्वायर पर केजी से ज़्यादा है, और इसको हम हाई टेम्परेचर में यूज़ कर सकते हैं, मास कंक्रीट में भी यूज़ कर सकते हैं। पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट की स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, ठीक है। ओपीसी के बराबर ही आ रही है, ये 33 होती है ओपीसी की और इसकी 31 है, तो मतलब बराबर ही है। और इसकी भी 22 है 7 डेज़ की स्ट्रेंथ, उसकी भी 22 ही थी, और उसकी 3 डेज़ की स्ट्रेंथ 16 न्यूटन थी। इसकी 3 डेज़ की स्ट्रेंथ हमें गिवन नहीं होती है IS कोड्स के अंदर। फिर जो हमारी अगली टाइप की सीमेंट है, 9th टाइप की सीमेंट, वो है हमारे पास क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जिप्सम को कम करेंगे, क्योंकि जिप्सम क्या करता था, क्लिंकरिंग के टाइम पे ये सीमेंट के ऊपर कोटिंग कर देता था, जिसकी वजह से सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता था और हमारी जो सेटिंग थी वो डी एक्सेलरेट हो जाती थी। तो हम जिप्सम की मात्रा जैसे ही कम करेंगे तो कोटिंग कम होगी, कोटिंग कम होगी तो हमारा जो सीमेंट है वो सेट जल्दी होगा, तो हम क्विक सेटिंग कह सकते हैं उसको। तो जिप्सम की हम मात्रा इसमें कम कर लेंगे। फिर इसके अंदर फाइननेस हम इंक्रीज़ कर देंगे, ओपीसी के मुकाबले फाइननेस बढ़ा देंगे। इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, क्विक सेटिंग जिप्सम है इसलिए, और जो उसका फाइनल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट है। सिर्फ और सिर्फ जिप्सम कम करने की वजह से ही जो C3A था, मैंने बताया था C3A को जब हम वाटर के अंदर मिलाते हैं तो ये फ्लैश सेट हो जाता है, फ्लैश सेट बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। उसको रोकने के लिए हम जिप्सम मिलाते हैं, और जिप्सम क्या करता था, सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करके देता था हमें रिजल्ट। तो हम अगर जिप्सम को कम कर देंगे तो हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम भी कम हो जाएगी, ठीक है। जो अगली टाइप की हमारे पास सीमेंट आती है 10 नंबर की सीमेंट, वो है हमारे पास मेसनरी सीमेंट। मेसनरी सीमेंट, इसका जो IS कोड है IS 3466। ये क्या होता है, ये हम कैसे बनाते हैं मेसनरी सीमेंट, जो हम जनरली मेसनरी में यूज़ करते हैं। तो OPC तो होती ही है, उसके अंदर हम क्या मिला देते हैं, पोज़ोलैंडिक मटेरियल्स। पोज़ोलैंडिक मटेरियल्स कौन कौन से थे, अभी डिस्कस किए थे, सेल, क्ले, ब्रंट क्ले और हमारी फ्लाई ऐश। तो ये हमारे पोज़ोलैंडिक मटेरियल्स हो गए। फिर नॉन पोज़ोलैंडिक मटेरियल्स, ये हमारे कंपोनेंट ऑफ सीमेंट्स हो जाते हैं, अलग अलग टाइप के गैसेस वगैरह हो जाएगी। फिर हम मिलाते हैं इसके अंदर वेस्ट, स्लज, और हम इसके अंदर ऐड करते हैं जिप्सम, और हम इसके अंदर ऐड करते हैं एयर एंट्रेनिंग प्लास्टिसाइजर्स इन suitable proportions। तो
ये सारी चीज़ें ऐड करने से हमें जो सीमेंट मिलती है वो मिलती है हमारी मैसनरी सीमेंट। मैसनरी सीमेंट की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी श्रिंकेज कम होती है। हम इसको ज़्यादातर प्लास्टर वर्क्स के ऊपर यूज़ करते हैं। जो हमारे प्लास्टर वर्क होते हैं घरों के अंदर, उसके अंदर हम मैसनरी सीमेंट यूज़ करते हैं, जिसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट होती है और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में तैयार हो जाती है। इसकी जो साउंडनेस है वो 10 mm और 0.8% ये उसकी साउंडनेस हो जाएगी। फाइननेस जो इसकी होती है वो 45 माइक्रोन की सीव के नीचे से निकल जाती है, इतनी फाइननेस इसकी होती है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए हम इसको सिर्फ प्लास्टर में यूज़ करते हैं। फिर भी अगर लिखे तो 7 डेज़ की स्ट्रेंथ इसकी सिर्फ 2.5 होती है और 28 डेज़ की स्ट्रेंथ इसकी 5 न्यूटन पर mm² ही होती है। तो ये हमारी हो गई मैसनरी सीमेंट। फिर हमारी अगले टाइप की जो सीमेंट है, जो हमारी नेक्स्ट टाइप की सीमेंट है वो है हमारी वाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट। IS 8042। ये सीमेंट कैसे सीमेंट है? इस सीमेंट में अंदर कॉम्पोजिशन जो होता है वो होता है प्योर वाइट चॉक प्लस चाइना क्ले। ये हमारी वाइट सीमेंट होती है। ये Fe2O3 से फ्री होती है, फ्री फ्रॉम Fe2O3। अब जब मैंने कंपोनेंट ऑफ सीमेंट पहले लेक्चर में पढ़ाए थे, उसमें मैंने बताया था कि Fe2O3 क्या करता था, इम्पार्ट कलर। और कलर कौन सा, ब्राउनिश टाइप का। जब हम Fe2O3 को निकाल देंगे, इसको ही यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे इस सीमेंट के अंदर से, तो जो हमारे पास सीमेंट बनेगी वो वाइट कलर की बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें कि अगर हम क्रोमियम ऐड करें, क्रोमियम ऑक्साइड, तो जो हमारे पास सीमेंट आएगी वो ग्रीन कलर की आएगी। कोबाल्ट जब ऐड करेंगे तो ये ब्लू कलर की देगा। MgO और Fe2O3 ये ब्राउनिश ब्लैक कलर की देंगे सीमेंट हमारे पास। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 90% ऑफ OPC है, तो स्ट्रेंथ भी इसकी ठीक ठाक सीमेंट है, वाइट सीमेंट। ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होती है, ये ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर यूज़ होती है। ऑर्नामेंटल वर्क्स, जैसे हमारे टाइल्स हैं, उन टाइल्स को बीच में भरने के लिए हम वाइट सीमेंट यूज़ करते हैं जनरली। फिर जो अगले टाइप की हमारे पास सीमेंट आती है नंबर 12, वो है हमारी एयर एंटनिंग सीमेंट। एयर एंटनिंग सीमेंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे OPC सीमेंट तो होती है, उसके अंदर हम मिला देंगे 0.1% एयर एंटनिंग एजेंट। ओनली 0.1% एयर एंटनिंग एजेंट मिला देंगे एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के समय जब हम पाउडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं क्रशिंग करने के बाद, उस टाइम हम थोड़ा सा इसमें एयर एंटनिंग एजेंट्स मिला देंगे। एयर एंटनिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, विंसोल रेजिन, वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स, फैटी एसिड्स। ये जब हम सीमेंट के अंदर मिला देंगे तो हमारी जो सीमेंट बनेगी वो एयर एंटनिंग सीमेंट बनेगी। इसके बाद इसकी जो वर्केबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है। इस सीमेंट की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, इसका वाटर बाय सीमेंट रेशियो कम होता है, इसकी श्रिंकेज भी कम होती है। वर्केबिलिटी जब ज़्यादा होती है उस टाइम श्रिंकेज कम ही होती है। जब वर्केबिलिटी ज़्यादा हो तब श्रिंकेज कम होती है। ऐसा हमने ऊपर की कई सीमेंट्स में देखा है, जहाँ पे वर्केबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे श्रिंकेज कम है। जब इसकी सेटिंग होती है सीमेंट की, तब वॉइड्स बहुत ही कम बनते हैं।
वॉइड्स की जो मात्रा है वो डिक्रीज हो जाती है। जब वॉइड्स कम है तो इसमें थॉविंग एंड फ्रीजिंग का केस भी कम होगा। थॉविंग एंड फ्रीजिंग का केस कम होगा तो इसके अंदर क्रैक्स भी कम ही मिलेंगे हमें। जब वॉइड्स कम है तो क्रैक्स तो कम होने ही हैं। ये किसकी वजह से हो रहे हैं? सारे के सारे एयर एंटनिंग एजेंट्स की वजह से हो रहे हैं। एयर एंटनिंग एजेंट्स और भी होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ ग्लूज, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ वुड रेजिन्स, ये भी एयर टनिंग एजेंट्स होते ही है, एयर एंटनिंग एजेंट्स। तो जो ओपीसी में ये चीज़ें मिलाने के बाद जो सीमेंट होती है वो एयर एंटनिंग सीमेंट होती है। जो नेक्स्ट टाइप की हमारे पास सीमेंट है वो है वाटर रिपेलेंट सीमेंट। इसका जो IS कोड है वो है 8043। अब हम OPC के अंदर, जब हम OPC के अंदर 0.1 प्लस 0.4% ऑफ ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड पेंटाक्लोरोफिनॉल, मतलब 0.1% ये और 0.4% ये, जब हम मिला देते हैं OPC के अंदर, जो ये दोनों ये जब मिलती है तब क्या बनती है? एक वाटर रिपेलेंट फिल्म बन जाती है। हमारी सीमेंट के ऊपर वाटर रिपेलेंट की एक फिल्म बन जाती है, जिसकी वजह से वाटर को ये रिपेल करती है हमारी सीमेंट। तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस किसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती है? रेजिस्टेंस टू वाटर। बहुत अच्छा हो जाएगा। इसकी जो फाइननेस है, इस सीमेंट की जो फाइननेस है वो 300 से ज़्यादा है। 3 डे स्ट्रेंथ, 7 डे स्ट्रेंथ एंड 28 डे स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी 16 के करीब, 22 के करीब और 30 के करीब, लगभग OPC ग्रेड 33 के बराबर ये स्ट्रेंथ शो कर रही है वाटर रिपेलेंट सीमेंट। इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में ये 16 कमी है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये OPC तक की स्ट्रेंथ ले रही है। फिर जो अगली टाइप की हमारे पास सीमेंट है 14 नंबर की, वो है वाटर प्रूफ सीमेंट। वाटर प्रूफ सीमेंट वही एयर एंटनिंग सीमेंट थी तो उसमें एयर एंटनिंग एजेंट्स मिला रहे थे। वाटर रिपेलेंट सीमेंट है तो उसके अंदर हम हाइड्रोफोबिक एजेंट्स मिलाते थे। तो अब वाटर प्रूफ सीमेंट है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? वाटर प्रूफ के एजेंट्स मिला देंगे एडिंग। और वो कौन से होते हैं? वो मेटल के स्टीरेट्स होते हैं। किन किन मेटल्स के? कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह के स्टीरेट्स। और नॉन स्पोनिफिएबल ऑयल, ये जो दोनों तरीके के एजेंट होते हैं ये वाटर प्रूफ एजेंट है, वाटर प्रूफिंग एजेंट्स। तो ये इम्परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देंगे, इम्परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे हमारी सीमेंट के अंदर। इसको हम वाटर प्रूफ सीमेंट है तो हम इसके कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं? टैंक्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्विमिंग पूल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पाइप्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जहाँ पे वाटर ज़्यादा हो वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट टाइप की सीमेंट है वो है हमारी एक्सपेंडिंग सीमेंट। ऐसी सीमेंट जो एक्सपेंड हो। अब जब एक्सपेंडिंग सीमेंट है तो हम इसके अंदर कौन से एजेंट मिलाएंगे? एक्सपेंडिंग एजेंट्स मिलाएंगे। वो कौन कौन से है? वो है सल्फो एल्यूमिनेट, ये क्या करेंगे? सीमेंट को एक्सपेंड करेंगे। और स्टेबलाइजिंग एजेंट, ये दोनों क्या मिलके करेंगे? ये दोनों सीमेंट को एक्सपेंड करवाएंगे। ठीक है। और ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज द श्रिंकेज, श्रिंकेज को न्यूट्रलाइज करते हैं। श्रिंकेज को अगर ये न्यूट्रलाइज कर देंगे तो जो क्रैक्स हैं वो भी कम आएंगे, इनमें क्रैक्स डिक्रीज हो जाएंगे जब श्रिंकेज कम हो जाएगी, उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे।
तो हमने इतने टाइप की सीमेंट्स पढ़ी है अभी तक। हमने डिफरेंट टाइप के सीमेंट्स को अभी यहाँ पे पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमारी आई थी ओपीसी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने उसके अलग अलग टाइप्स देखे, उसकी फाइननेस देखी, साउंडनेस देखी, सेटिंग टाइम देखी, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखी अलग अलग दिनों में, अर्ली डेज एंड लेटर डेज के अंदर। फिर हमने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में पढ़ा, उसमें हमने ओपीसी के अंदर क्या क्या चेंजेस किए जब हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिली, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी वर्केबिलिटी कितनी है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम वगैरह डिस्कस करने के बाद हमने एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देखी, उसका फॉर्मेशन देखा, उसके अलग नाम देखे थे। उसका नाम था कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर C3A था ही नहीं, और नाम एल्यूमिना सीमेंट इसलिए था क्योंकि बॉक्साइट उसके अंदर प्रेजेंट था। फिर हमने सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट पढ़ा, जो सल्फेट अटैक को रजिस्ट करती थी। फिर हमने पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही कम हीट ऑफ हाइड्रेशन देने के साथ साथ बहुत ही कम स्ट्रेंथ भी देती थी। मास कंक्रीट में हम उसको यूज़ भी करते थे। फिर हमने पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ा। पोज़ोलाना के बारे में पढ़ा कि वो एक बर्न्ड क्ले, सेल और फ्लाई ऐश के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये सीमेंट इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, लेकिन जब लाइम को मिला देते हैं तो ये सीमेंट प्रॉपर्टी को शो करने लगता है। फिर हमने पढ़ा क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। फिर हमने मेसनरी सीमेंट के बारे में पढ़ा, जो हम जनरली प्लास्टर वर्क्स में यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मेशन भी देखा। फिर हमने वाइट और कलर्ड सीमेंट के बारे में देखा, जो ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर काम में ली जाती है, जो कि पूरी की पूरी वाइट चॉक प्लस चाइना क्ले से बनी होती है, जिसके अंदर Fe2O3 की मात्रा नहीं होती, जो कि कलर प्रोड्यूस करने में सीमेंट की हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि अगर सीमेंट के अंदर हम क्रोमियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो ग्रीन कलर मिलेगा, कोबाल्ट की वजह से ब्लू, मैग्नीशियम और आयरन ऑक्साइड की वजह से ब्लैक, और स्ट्रेंथ हमारी इसकी 90% OPC के बराबर थी। फिर हमने एयर एंटेनिंग सीमेंट के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने एयर एंटेनिंग एजेंट्स मिलाए थे OPC के अंदर। फिर वाटर रिपेलेंट सीमेंट के अंदर पढ़ा, जिसके अंदर हमने वाटर रिपेलेंट ये एजेंट्स मिलाए थे सीमेंट के अंदर। फिर हमने वाटर प्रूफ सीमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने वाटर प्रूफिंग एजेंट्स मिलाए। फिर हमने एक्सपेंडिंग सीमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एक्सपेंडिंग मीडियम्स या एक्सपेंडिंग एजेंट्स को हमने ऐड किया। तो हमने इतने टाइप की आज सीमेंट डिस्कस कर ली है। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे वो हमारी होंगी टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। ये हम अपने आगे आने वाले लेक्चर 3 में हम उसको डिस्कस करेंगे। जितने भी टेस्ट हमने अभी इसमें नाम लिए थे, सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, केमिकल टेस्ट, लैब टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, सारे के सारे उसमें डिस्कस किए जाएंगे लेक्चर 3 के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट करें, एंड हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जाके। थैंक यू। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स इस लेक्चर के, पुराने वाले लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स पुराने वाले के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थे, और इस वाले के हैंड रिटन नोट्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, वहाँ पे उसको मैंने गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर रखा है, जहाँ से आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।